आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज बेटा फिर मैं एक और नए लेक्चर के साथ आपके सामने आ गया हूं। हम लोग पिछला लेक्चर देखे थे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है, लाइट सोर्स क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे। आज हम बेटा आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और मिरर क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और उसके बाद जो है जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं पहले उसको ध्यानपूर्वक समझिए और जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ नोट कर लेना चाहिए आप बिल्कुल उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग जल्दी तुरंत ठीक है ना आते हैं अपने टॉपिक पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ये हेडिंग लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे। मिरर मतलब दर्पण, ठीक है ना, ये मिरर है हमारा। मिरर तो आपको पता होगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। तो जो मिरर होता है बेटा उसका एक जो साइड होता है बेटा, एक साइड उसमें बेटा पॉलिश लगा होता है। उसमें जो है ये पॉलिश लगा होता है, यानी कि ये जो सरफेस होता है वह पॉलिश्ड सरफेस होता है, यानी कि पॉलिश लगा हुआ सरफेस होता है। और ये जो पॉलिश होता है वह रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश लगा होता है। ठीक है, अगर ये पॉलिश नहीं लगा होता तो ये मिरर नहीं बल्कि ये ग्लास कहलाता, यानी कि शीशा कहलाता। तब जब हम इसे देखते हैं तो इसके आर पार दिख जाता है, यानी इस पार से दूसरी पार दिख जाता है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन ये पॉलिश लगाने के बाद ये ओपैक हो जाता है, यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, एक ग्लास का टुकड़ा लिया, उस ग्लास के टुकड़े पे मैंने क्या लगा दिया, मान लो ये ग्लास का टुकड़ा है, लो मेरा हथेली मान लो बच्चों, ये ग्लास का टुकड़ा है। एक सतह ये है और एक सतह ये है, इसके दो फेज हैं। तो एक फेज पर पूरा का पूरा हम पॉलिश कर दिए, किसका, रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का। खैर आप पॉलिश और भी चीज़ों का कर सकते हैं, लेकिन जो रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड है ये बहुत अच्छे क्वालिटी का पॉलिश होता है, इसलिए रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश किया जाता है। ठीक है, तो जब हम पॉलिश कर देते हैं तो ये जो मेरा ग्लास था वो अब ओपैक हो जाता है, पहले ट्रांसपेरेंट था अब ओपैक हो जाता है। तो जिस तरह आप पॉलिश की होते हैं उसके अपोजिट साइड को कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो उधर जब आप देखोगे तो आपका चेहरा दिखेगा, आप मतलब कोई भी वस्तु का मतलब उसमें इमेज बनेगा। ठीक है ना, तो ये बन जाता है आपका मिरर। खैर ये बड़ा मतलब नॉर्मल बात थी, बहुत ज़्यादा मतलब कोई कठिन बात नहीं था, लेकिन जब बता रहे हैं तो बातों बातों में बता दिया जाता है कि कैसे एक ग्लास से मिरर बनाया जाता है, कैसे हम पॉलिश लगाते हैं, पॉलिश किस क्या बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस का होता है। तो मैंने बताया कि रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और बताओ कि अगर मैं इस सतह की बात करूँ तो ये जो आपको सतह दिख रहा है ये वाला, इसको कौन सा सरफेस बोलोगे, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और आपको इसके ऊपर जो सतह दिख रहा है जिसमें आप अपना चेहरा देखोगे उसे क्या कहते हैं बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, लो मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा देख लूं वीडियो में आ रहा है कि नहीं पूरा। हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों अब क्या करते हैं कि यहां पे एक कोई लाइट सोर्स लेते हैं, मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च ये क्या बताओ, लाइट सोर्स। ठीक है ना, या सोर्स ऑफ लाइट। तो इस टॉर्च को जैसे ही जलाएंगे यहां से बेटा एक प्रकाश निकलेगा। अरे भाई अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो 100% है कि इस टॉर्च से रेज निकलेंगी, यानी कि किरणें निकलेंगी, और ये किरण आके बेटा टकराएगा कहां पे, ये सतह पर। कौन सी सतह पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, क्योंकि इसके नीचे पॉलिश सरफेस है, उधर तो जा नहीं पाएगा वो। अब इसका नाम है बेटा, ये जो रेज आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं बताओ, इंसिडेंट रेज।
जो रेज हमारा सोर्स से निकलकर इस सतह पे आके टकराया उसे कहते हैं इंसिडेंट रेज। बात समझ आया? अच्छा, जिस पॉइंट पर टकराया यानी कि सतह के जिस पॉइंट पर टकराया उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अच्छा भाई, अब बच्चों क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे, कहां से बताओ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है ना? चलिए भाई, लो ये परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों। इस लाइन को कहते हैं बच्चों नॉर्मल। क्या कहते हैं बताओ? नॉर्मल। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको नहीं बताया। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आके इस मिरर पे टकराया, तो जैसे इस मिरर पे टकराया तो आप अपने कॉमन सेंस से बताइए क्या ये रेज इस मिरर के दूसरी साइड चला जाएगा कि वापस चला आएगा? यानी कि जिधर से आया है, यानी कि ऊपर से आया है, देखो देखो रेज किधर से आ रहा है, इस ये मिरर है ना बेटा, तो मिरर के ऊपर वाले साइड से, ऊपर वाले मीडियम से आ रहा है, तो बताओ टकरा कर फिर ऊपर चला जाएगा या ये इसको आर पार करके दूसरी साइड चला जाएगा? आप बताइए बेटा, ये आर पार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहां क्या लगाया गया है? पॉलिश लगाया गया है। अगर पॉलिश ना लगाया गया होता तो मेरा जो ये सरफेस था वो ट्रांसपेरेंट होता, तो जब ट्रांसपेरेंट होता तो वो दूसरी पार चला जाता, लेकिन पॉलिश करके मैंने उसको ट्रांसपेरेंट से ओपेक बना दिया, इसलिए वो नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आया? तो ये क्या होगा, ये टकराने के बाद बाउंस हो जाएगा। बाउंस का मतलब उसी दिशा में वापस चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे कैसे, आप बॉल, एक गेंदा ले लो और गेंदा को आप इस सतह पे से पटको तो बाउंस हो जाता है, बाउंस होके उसी दिशा में उछल के वापस आ जाता है। तो जहां बाउंस की बात हो, बाउंस बैक की बात हो, इसका मतलब उछल कर वापस आना, यानी दूसरी साइड नहीं जाना। तो मैं जब डेफिनेशन लिखूंगा तो उसमें बाउंस बैक वर्ड का जरूर यूज होगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी किताब है, ठीक है ना, वो हमेशा डेफिनेशन लिखते समय बाउंस बैक वर्ड का जरूर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बाउंस बैक जो वर्ड बताया वो आप जरूर मतलब क्या बोलते हैं क्लिक करिएगा कि बाउंस बैक का मतलब टकरा कर वापस आना। तो बेटा क्या होगा, ये टकरा कर फिर वापस आ जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि टकरा कर, ऐसे देखो टकरा कर ये नहीं कि जिस पाथ से है उसी पाथ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। टकरा कर दूसरा पाथ पे जाएगा, लेकिन ये 100% बात है कि मिरर के ऊपर ही रहेगा। इस बेटा क्या बोलते, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझ में आया? तो बेटा ये जो मैं पूरा चित्र बनाया वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, यानी कि पूरी की पूरी चित्र रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। मैं वैसे हिंदी में आपको समझा रहा हूं, आपको इंग्लिश में लिखा लिखाया मिल जाएगा। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि जब रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश्ड सरफेस, हाँ अब ये पॉलिश्ड भी है, कहीं कहीं स्मूथ वर्ड भी कहेगा, यानी कि पॉलिश्ड एंड स्मूथ। स्मूथ मतलब बेटा चिकना, ठीक है ना, तो पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। तो क्या बोलेंगे, जब रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद बाउंस बैक होकर, ठीक है ना, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यानी कि टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना यानी कि लाइट का यह फिनोमिना क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बात समझ में आया? यानी कि जहां से आया, जिस क्या बोलते हैं डायरेक्शन से आया, टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर ही चला गया। अगर ये टकराने के बाद नीचे चला गया होता, मिरर के नीचे आ गया होता, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये रिफ्रैक्शन की घटना हो जाता। लेकिन उस टाइम पे ये पॉलिश नहीं किया रहता। बात समझ में आया? तो ये है बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
इसमें कुछ टर्म बता दे रहा हूं आपको। जैसे आपने जाना कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बोलो भाई, ये है आपका नॉर्मल। बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी प्रकार से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इतनी बातें हो गया। आप बिल्कुल इसको चित्र को बना लीजिए और साथ ही आपको डेफिनेशन जो है वो लिखा लिखाया मिल जाएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्या बोलते हैं, टॉपिक क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी भी आप देखो तो मैं चित्र को नहीं मिटाया हूं। क्यों नहीं मिटाया हूं? क्योंकि बेटा मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस चित्र का रहना बहुत ही आवश्यक है। ये चित्र अगर आपके सामने रहेगा तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा दो लॉ हैं। ठीक है ना, दो लॉ है, इसके दो नियम हैं। देखो पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ, कि बच्चों ये देखो ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ओके, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन है बताओ, नॉर्मल। बताओ ये तीनों कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां वो तीनों मिले हुए हैं? बताओ, ये तीनों देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जाकर मिले हुए हैं। तो इसका मतलब बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही बिंदु पे मिले होते हैं। और वो जिस बिंदु पर मिले होते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर मिले होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यही मेरा पहला नियम है। यानी कि जब भी आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है ना, पहला नियम लिखिए, यानी कि पहला लॉ लिखिए, तो आप कहोगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सरफेस के, यानी कि मिरर के सरफेस के एक ही पॉइंट पर मिले होते हैं, यानी कि सेम पॉइंट पर मिले होते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बात समझ आया? अच्छा, अब बात आया कि सर दूसरा नियम क्या है। ये तो मैं आपको पहला नियम समझा दिया। आइए बात करते हैं दूसरे नियम का। तो दूसरे नियम में बच्चों, ठीक है ना, दूसरे नियम में ये जो बेटा एंगल ऑफ आई देख रहे हो, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो आप आर देख रहे हो, यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं हमेशा। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आया बच्चों? तो ये मेरा दूसरा नियम था। तो पहला नियम तो बेटा डेफिनेशन है, जो कि मैं मतलब क्या बोलते हैं अभी नीचे लिखा लिखाया आपको मिल जाएगा। और दूसरा नियम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया? तो ये आपके दो नियम हो गए। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ मिरर के बारे में बता रहा हूं और मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उसके बारे में समझा रहा हूं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या है? तो मिरर मतलब मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपके पास कोई ग्लास का टुकड़ा हो, कोई सा भी हो सकता है वो ग्लास का टुकड़ा आपके पास, ठीक है ना, प्लेन हो, एक प्लेन ग्लास का टुकड़ा हो, ठीक है ना, ये मान लो बच्चों ग्लास है। या आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा हो। स्फेरिकल मतलब बेटा समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, ये प्लेन ग्लास का टुकड़ा है और ये स्फेरिकल है। बताओ कितने फेज हैं? दो फेज है। देखो बेटा, एक ऊपर वाला फेज बोलो, और एक बेटा नीचे वाला फेज। यानी कि ये जो आपका सरफेस है इसमें दो क्या बोलते फेज है। तो आप क्या करो, इसके एक तल पर आप पॉलिश कर दो भाई, पॉलिश। ये देखो पेंट मैं कर दिया, ठीक है ना।
आप जाइए मार्केट से रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड आप उसको खरीद के लाइए और इसको पॉलिश कर दीजिए। तो जब आप एक सतह पॉलिश कर दिए हो तो जो दूसरा सतह बचा वो बेटा वहां से जो लाइट है अगर वो पड़कर रिफ्लेक्ट होना प्रारंभ कर देगा, इसलिए इस वाले सतह को तो कहोगे पॉलिश्ड सरफेस, और नीचे वाली जो सतह जो कि हमको दिख नहीं रहा है, जो अंदर की सतह है, उसे कौन सा बोलोगे बताओ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मेरा सिस्टम बना, ये जो मेरा मतलब क्या बोलते हैं निकाय बना, उसे कहते हैं मिरर। अब चूंकि यहां पे जो सरफेस है वो प्लेन है, इसलिए इसे बोलेंगे प्लेन मिरर। अब यही जैसे मैं सरफेस कर दिया वैसे ही, सॉरी, मैं जैसे इसको पॉलिश कर दिया वैसे ही ये जो ग्लास आप लिखे थे उसको हटा के आप यहां मिरर लिख दो। क्यों भाई? क्योंकि पॉलिश करने के पहले तो ये ग्लास था, लेकिन पॉलिश करने के बाद ये क्या बन गया बताओ? मिरर बन गया। तो किसी भी ग्लास का एक टुकड़ा ले लो, उसके एक सतह पर आप पॉलिश कर दो तो वो क्या बन जाता है बताओ? मिरर बन जाता है। बस मिरर की इतनी ही कॉन्सेप्ट है कि लिया ग्लास, ठीक है ना, उसके बाद उसके एक सतह पे कर दिया पॉलिश तो बन गया मिरर। ठीक है ना, इतना याद रखो कि ग्लास लिया, पॉलिश किया, मिरर बन गया। लेकिन ऐसा ना करना कि पॉलिश पहले वाले सतह पे भी कर देना, दूसरे वाले, यानी कि पूरा का पूरा आगे भी कर देना, पीछे भी कर देना, चारों तरफ से कर देना। अगर ऐसा कर दोगे तो वो मिरर नहीं रह जाएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अभी ये स्फेरिकल ग्लास है। स्फेरिकल ग्लास का मतलब ये हो गया कि आपके पास मान लो कोई स्फेयर था, ग्लास का कोई स्फेयर था आपके पास, यानी कि गोला था। अब आपने क्या किया, कोई भी मेथड लगा के, कोई भी तरीके से आपने इसका दो टुकड़ा कर दिया, और दो टुकड़ा करने के बाद ये वाला टुकड़ा आप ले जाके कहीं फेंक दिए, एक टुकड़ा फेंक दिए यार, कहीं रख दिए। अब एक टुकड़ा जो बचा उसके एक सतह पर आपने पॉलिश कर दिया। अच्छा बताओ उसके कितने सतह हैं? दो सतह हैं। देखो बेटा, एक है आपका इनर सरफेस, देखो ये इनर सरफेस बोलते हैं, इनर सरफेस समझ जाना, ठीक है ना। और बेटा ये जो आपका उभरा हुआ तल है इसको बोलते हैं आउटर सरफेस। क्या बोलते हैं बताओ? आउटर, ठीक है ना, आउटर सरफेस। तो ये है आपका इनर सरफेस और ये है क्या आपका आउटर सरफेस। तो भाई एक बार क्या करते हैं, एक बार आउटर सरफेस पे आप पॉलिश कर दो, लो आउटर पे कर दो। तो जब आपने आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया तो आपका जो इनर सरफेस है वो कौन सा सरफेस कहलाने लगेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर बना उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। हाँ, हो सकता है आपकी इच्छा कर दे कि नहीं सर मैं आउटर सरफेस पे नहीं करूंगा पॉलिश, मैं इनर सरफेस पे करूंगा, तो आपकी मर्जी भाई, ठीक है ना, कर दो। तो आपने क्या किया कि आपने इस बार आपने इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया। तो जब आपने इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया तो इस वाले कंडीशन में आउटर सरफेस जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, ठीक है ना। तो ये भी कहलाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। तो जैसे ही हम इस पे पॉलिश कर देंगे बच्चों, पॉलिश कर देंगे, वैसे ही ये जो मिरर होगा, सॉरी ये जो ग्लास होगा वो ग्लास ना रहकर क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। तो लो भाई ये स्फेरिकल मिरर हो गया, बात समझ आया। अब इस स्फेरिकल मिरर में भी आपके दो टाइप होंगे। पहला टाइप तो ये होगा कि जो पॉलिश है वो आउटर सरफेस पे लगा हो, और दूसरा टाइप ये होगा कि जो पॉलिश है वो इनर सरफेस पे लगा हो। तो इस हिसाब से इस बेस पर जो मिरर होता है वो दो टाइप का होगा। एक होगा बेटा कॉनकेव मिरर और एक कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आया? तो आपको प्लेन मिरर के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि प्लेन मिरर क्या था सर, एक प्लेन ग्लास का टुकड़ा लिया, उसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया, यानी कि उसके एक सरफेस पर पॉलिश कर दिया। तो ये वाला जो मेरा मिरर बना उसे कहेंगे प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? आपने ग्लास का एक स्फेयर लिया, जैसे कोई फुटबॉल हो लेकिन ग्लास का हो, आपने उसमें से दो टुकड़ा कर दिया किसी भी तरीके से, और एक टुकड़े लेकर उसके आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया, और जो दूसरा टुकड़ा है उसके इनर सरफेस पे पॉलिश कर दिया। तो वो जो दोनों क्या बोलते हैं मिरर बना उसे कहेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा, एक कॉनकेव होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। तो आइए देखते हैं किसे कॉनकेव कहेंगे और किसे कॉन्वेक्स कहेंगे। बात समझ में आया? तो ठीक है, जल्दी से इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो इसमें मैंने दो टाइप पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये बेटा कि मैं ये स्फेरिकल ग्लास लिया एक,
ठीक है ना, स्फेरिकल ग्लास का मतलब एक टुकड़ा लिया, ठीक है, और क्या किया कि मैं इसको कर दिया पॉलिश। बताओ ये आउटर सरफेस को पॉलिश किया हूं कि इनर सरफेस को? आउटर सरफेस को। तो ये कहलाता है हमारा बेटा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यानी जब आउटर सरफेस से पॉलिश होगा तो उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर मैं इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, लो भाई इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, ठीक है, ये आपका है इनर सरफेस, सॉरी ये आपका इनर सरफेस को, ठीक है ना, मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कॉनकेव मिरर और सेकंड हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो चीजें तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर सरफेस पे पॉलिश होगा तो कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस पे पॉलिश कर देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर हो गया और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर वाला हो गया। तो बात समझ में आया ना। तो ये बेटा आपका कॉनकेव मिरर और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसको भी आपको समझ में आ गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बताता चल रहा हूं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो इनके बारे में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और सबकी डेफिनेशन मैं नीचे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये आज का मेरा लास्ट टॉपिक होगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ वो कौन कौन से टर्म हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, जानना सब जरूरी है भाई। तो मैंने बनाया बेटा एक मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। क्या बनाया बताओ? ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, कैसे कॉनकेव है? क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश किया गया है। इसी प्रकार से मैं एक बनाया कॉन्वेक्स मिरर। लो भाई, एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चों पहला टर्म क्या है इसमें। पहला टर्म मतलब मैं एक एक करके यहाँ पे सीरियल वाइज लिखता जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में भी आता जाएगा। या यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? देखो पहला बच्चों पोल देखेंगे। पोल यानी कि पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो आपको मिरर दिख रहा है ना बेटा, मिरर, तो सोचो कि अगर ये मिरर है तो बेटा अगर मैं इधर से चलता जाऊं तो यहां में कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट मिलेगा, यानी कि ठीक एक बीच का बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों पोल। यानी कि मिरर का जो एकदम मिड पॉइंट होता है, ठीक बीच वाला पॉइंट होता है, उसे कहा जाता है पोल, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में भी जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा वो होगा पोल। और बेटा पोल को हम लोग जनरली कैपिटल P से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये पोल है, यानी कि मिरर का ठीक बीच वाला जो बिंदु होगा वो कहलाएगा पोल, ठीक है। अच्छा, आइए अब बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए बेटा आ रहा है क्या उसमें? चलिए सही है। अब बात, ठीक है ना बेटा। तो अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अब क्या करेंगे कि ये जो बेटा आपका मिरर है, मिरर, वो कुछ देर पहले मैं क्या बोला था कि आपको एक ग्लास का स्फीयर रखा है, उसी में से वो जो टुकड़ा है वो काट कर आप निकाले थे। तो सोचो कि वो जो ग्लास था, यानी कि जो आपका वो फुटबॉल था, वो आपका जो स्फीयर था, वो कुछ पहले ऐसा रहा होगा। अरे भाई इस टाइप का रहा होगा। मैं डॉट लाइन इसलिए बना रहा हूं कि ऐसा रहा होगा, क्योंकि मैं तो काट के निकाल दिया हूं। इसी प्रकार से अगर इसको मतलब पूरा कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये जो स्फीयर आपका था, उस स्फीयर का कोई ना कोई भाई सेंटर रहा होगा। आप जानते हो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होता है। सेंटर से लेके आप सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मानते हो, सही है ना। तो ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम C से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे बताओ? C से। ये किसका सेंटर है बताओ?
स्फेयर का, वो जो स्फेयर जिससे आपने कट करके ग्लास को निकाला था, क्या बनाने के लिए? मिरर बनाने के लिए। तो ये जो सेंटर है वो सेंटर कहलाता है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यानी कि जो उस स्फेयर का सेंटर था वो इस मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे जनरली कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। बात समझ में आया? तो ये दूसरा बात हो गया। आइए तीसरे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, थर्ड, ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड होगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा बताओ? प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना, समझना। प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप ये पोल देख रहे हो, आप ये सेंटर देख रहे हो, इनको मिलाने वाली एक रेखा बनाओ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, यानी कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल से भी जाए और सेंटर से भी होकर जाए। तो वो जो मेरा लाइन होगा उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लो भाई, ये हमारा हो गया पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार से इनमें भी बना दो प्रिंसिपल एक्सिस, वरना बेचारा कॉन्वेक्स वाला नाराज हो जाएगा, कहेगा कॉन्केव का बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, ठीक है ना। इस साइड लिख दे रहा हूं, इस साइड लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो ही गया है, ठीक। ये इनफाइनाइट तक फैला होता है बेटा, इसका लेंथ मतलब निश्चित नहीं। लाइन है ना, तो लाइन जो होता है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करते हैं बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो बच्चों पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से बताओ? पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, आर। पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ठीक है ना, फोकल लेंथ। सॉरी, अभी फोकस तो बताया ही नहीं, फोकल लेंथ के बारे में पहले बता रहा हूं। फोकस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। फोकस क्या है? फिफ्थ पॉइंट, ये पोल है, ये सेंटर है, इनका ठीक बीच वाला जो बिंदु होता है उसको बच्चों कहते हैं फोकस या मेन फोकस। समझ में आया? क्या बोला मैं? पोल और सेंटर के ठीक बीच वाला जो बिंदु होता है उसे फोकस कहते हैं। यहां पोल है, यहां सेंटर है, इसके ठीक बीच वाला बिंदु हमारा कहलाता है फोकस। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया मेरा फोकस, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आइए बात करते हैं छठवें बिंदु की। छठवें बिंदु की बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की बात करते हैं। अब फोकल लेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि फोकस तक की दूरी, यानी कि कहां से सारी दूरी मापते हैं, कहां से बेटा? ये भी याद रखो, सारी दूरी का मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं, ठीक है ना। तो पोल से लेके ये फोकस तक की जो दूरी है वो क्या कहलाता है बताओ? फोकल लेंथ। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। कहां से कहां तक बताओ? पोल से लेके फोकस तक की दूरी। तो मतलब पोल टू फोकस तक की दूरी किससे डिनोट करोगे? स्मॉल एफ से, ठीक है। अच्छा, सातवां बिंदु हमारा, ठीक है ना, सातवां बिंदु, थोड़ा देखिए बेटा जगह। चलिए कोई बात नहीं, मैं सेवेंथ पॉइंट यहां बता दे रहा हूं। सेवेंथ पॉइंट देखो, खैर आपको बेटा डेफिनेशन तो लिखा लिखा ही मिल जाएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सातवां बिंदु हमारा है, ठीक है ना। बात कर देते हैं हम लोग फोकल प्लेन का। फोकल प्लेन, ठीक है ना, ये मेरा सातवां टर्म है। तो फोकल प्लेन क्या है बच्चों? एक ऐसा प्लेन डालिए, ठीक है ना, जो इस फोकस से होकर गुजरे और ये एक्सिस पर, किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो बेटा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और लो भाई आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये मान लो भैया ये आपका फोकस है एफ, ठीक
ठीक है ना, यहाँ मैंने एफ लिख दिया, ये जो बिंदु बनाया फोकस है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा कि यहाँ से हमको एक सतह डालना है, इस जगह से एक ऐसा सरफेस हो कि जो फोकस से जाए, लेकिन बेटा ये इससे इस पर बताओ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे कितना डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, यानी कि परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आया, ठीक है ना। आप भी सोचोगे कि सर ये सब क्या कर दिए, बेटा पढ़ाने के लिए कुछ भी कर दिया जाता है, बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ इस बोर्ड पे। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मतलब मैं, ठीक है ना, स्मार्ट बोर्ड वगैरह मतलब यूज कर सकूँ, लेकिन ये है कि पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें वही पढ़ाया जाता है, बता रहा हूँ, जितना नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों का साथ रहा, ठीक है ना, ऊपर वाले की दया रहा तो भविष्य में वो भी सारी चीज़ें हो जाएं, तो मैं अब और भी अच्छे से आपको, ठीक है ना, मॉडर्न तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं समझा सकूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये है फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन में बेटा क्या है आपको बताया, बताओ फोकल प्लेन क्या होना चाहिए, बताओ फोकल प्लेन कहाँ से जाना चाहिए, बताओ फोकस से, कहाँ से जाना चाहिए बताओ, फोकस से, यानी कि फोकस से, ठीक है ना, फोकस से। अच्छा, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द पीए माने बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो बातें देखो, फोकस से जाना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा आपको प्लेन डालना है, इसके अंदर देखो यहाँ फोकस दिख रहा है ना, आप ऐसा एक प्लेन डालो। लो भाई, ऐसा सोचो कि ये मेरा बेटा एक प्लेन मैंने डाल दिया, ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है ना, एक सतह है, एक पृष्ठ है जो फोकस से जा रहा है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया। अच्छा, एक और भी लास्ट पॉइंट किसी बुक्स में रहता है, बता भी देना चाहिए, एपर्चर। क्या बेटा बताओ, एपर्चर, ठीक है। एपर्चर के बारे में जान लो। एपर्चर क्या है, ये आपका बेटा स्फेयर है ना, स्फेयर, इस स्फेयर का भाई कोई ना कोई तो डायामीटर होगा, डायामीटर, ठीक है ना, कैपिटल डी डायामीटर होगा। तो ये स्फेयर का जो डायामीटर है वही इस मिरर का एपर्चर कहलाएगा। बात समझ में आया। तो ये आपके टोटल 8 पॉइंट्स में बताया, किससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो स्फेरिकल मिरर में मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, पोल क्या होता है, जो सर इस मिरर का सेंटर होता है, मिरर का ठीक मिड पॉइंट होता है। दूसरा क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है सर, उस मिरर को अगर मैं पूरा कंप्लीट स्फेयर बनाऊं तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पोल से और सेंटर से पास हो, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। हाँ बेटा, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिरर खरीदने जाओगे तो आपको दिखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है। आप दुकानदार के पास गए और कहे एक मिरर देना, तो उसने मिरर दिया तो कहे कि बताओ प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है यहाँ पे। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखेगा कि आप उसको पकड़ के देख सकते हो, ऐसा नहीं। ये सब एक कल्पना है, कल्पना किया गया है चीज़ों को पढ़ाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक कल्पना है, घटनाओं को समझाने के लिए कैसे इमेज बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो ये सब सारी चीज़ों का एक कल्पना किया गया है। बस समझ में आ रहा है ना। ये आपको दिखेगा नहीं कि आप क्या बोलते हो, दुकानदार के पास जाओगे तो दिखने लगेगा कि भैया इसमें प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से लेके जो सेंटर तक की दूरी है उसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात और मैं पहले भी बताया और भी सुन लो कि सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो कहां से मापा जाता है, पोल से। फोकस क्या है, फोकस सर ये जो आपका पोल है और ये जो सेंटर है इसके ठीक बीच वाला जो पॉइंट है वो मेरा होता है फोकस, ठीक है ना। इसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, मेन फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात आया फोकल लेंथ का, तो पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। फिर बात आया फोकल प्लेन का, तो ऐसा प्लेन जो कहां से जाए, कहां से पास हो, फोकस से। और बेटा फोकस से तो पास हो, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक और भी कंडीशन है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, तो वो हो गया हमारा फोकल प्लेन। फिर बात आया एपर्चर की, तो एपर्चर क्या होता है बच्चों, एपर्चर उस जो कंप्लीट आपने स्फीयर बनाया है,
ठीक है ना, उस स्फीयर का जो डायामीटर है वो हमारा एपर्चर है। तो बात आपको आज का समझ में आ गया होगा जितनी भी मैं टॉपिक बताया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था होती जाएगी मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आपको बताता जाऊंगा, जैसे स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह अगर होता जाएगा तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।